प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उसके अंतर्गत हम क्रोजन या संक्षारण को पढ़ेंगे। तो क्रोजन या संक्षारण क्या होता है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस का के अपर सरफेस का है ना, किसी भी मेटेलिक सरफेस के अपर सरफेस का लेयर बाय लेयर लॉस होना, यानी किसी भी धातु की ऊपरी सतह का सनह सनह परतों का धीरे धीरे नष्ट होना है ना, किसी भी धातु की सतह के ऊपरी परत का धीरे धीरे नष्ट होना या क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। यानी द लॉस ऑफ अपर सरफेस ऑफ मेटेलिक सरफेस लेयर बाय लेयर इज नोन एज corrosion. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ corrosion इज रफ्टिंग ऑफ आयरन, है ना। उदाहरण अपन ले सकते हैं रफ्टिंग ऑफ आयरन या लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब चांदी पुरानी होती जाती है तो कुछ दिनों बाद चांदी की ऊपरी सतह काली पड़ने लगती है, तो वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल। इसी प्रकार आपने तांबे के बर्तन देखा होगा, तो तांबे के या कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनकी ऊपरी सतह पर ग्रीनिश लेयर आ जाती है, ग्रीनिश है ना, ब्लूइश ग्रीनिश टाइप की लेयर जो है, हरी हरी परत जो है उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। तो क्रोजन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है ये आप लोहे में जंग लगना, आप सबसे भली भांति परिचित है और अपने आसपास बहुत सारे लोहे के सामान देखे जिसमें आपने उसमें जंग लगे हुए देखे होंगे, है ना। तो उसमें जो जंग रहता है, उसमें जो जंग रहता है वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। तो H2O ये हाइड्रेशन कहलाता है ना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। और जंग को बढ़ाने वाले रफ्टिंग ऑफ आयरन को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक हैं, है ना। वे कारक जो संक्षारण को बढ़ाते हैं, तो वो आवश्यक कारक हैं। सबसे पहले क्रियाशीलता, है ना। किसकी क्रियाशीलता? धातु की, है ना। क्रियाशीलता किसकी? क्रियाशीलता धातु की क्रियाशीलता, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से संक्षारित होंगे। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ गैसेस, यानी गैसों की उपस्थिति, है ना। तो वो गैस का उससे जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, और भी कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो अगर ऑक्सीजन तो मान लीजिए वायु में मौजूद है ही, क्रोजन के लिए आवश्यक ही है, और अगर उनमें CO2 और SO2 की मात्रा मान लीजिए मौजूद है तो क्रोजन की दर और बढ़ जाएगी। द रेट ऑफ क्रोजन विल बी फास्टर मोर इफ़ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड SO2 इन द गैसियस मिक्सचर। इसी प्रकार से अगर क्रोजन की जो क्रिया होती है ना, क्रोजन की जो क्रिया होती है वो होता है अगर मेटेलिक सरफेस में उसका लफ्चर, है ना, मेटेलिक सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आपने देखा होगा अगर सतह चिकनी है तो चिकनी सतह का क्रोजन बहुत धीरे धीरे होगा। अगर सतह बहुत खुरदुरी है या कहीं से मुड़ी हुई है या उसमें अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है, कहीं से मुड़ी है, खुरदुरी है ना, तो ऐसी जगह पर क्रोजन जो है बहुत फास्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहा जो रहता है वो तो अगर रॉड एकदम चिकनी है तो क्रोजन नहीं होता, लेकिन अगर उसमें अगर धारी बनी हुई है या कहीं से मुड़ा हुआ है या कहीं से टूटा हुआ है, कुछ भी है, तो उस प्रकार के सरफेस पे क्रोजन की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इम्प्यूरिटी जमा होने लगती है और इसीलिए सेल रिएक्शन फास्ट होने लगता है। इसके अलावा मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर भी बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर यानी कि वाटर, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, ह्यूमिडिटी, तो ये सब अगर मौजूद हैं तो क्रोजन की रेट फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, है ना, यानी कि इम्प्यूरिटीज़ का मतलब अगर मीडियम में एसिड है, बेस है, साल्ट है, अगर ऐसे सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस अपने आसपास मौजूद रहते हैं, तो वो या तो एसिड के रूप में या साल्ट के रूप में या बेस के रूप में रहते हैं, तीन ही प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। तो वो जो होते हैं वो क्रोजन की रेट को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से एक अगला है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं तो वो क्रोजन की रेट को, क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनमें से एसिड, बेस, साल्ट इत्यादि है, वो किसकी तरह काम करने लगेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करने लगेंगे, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ की तरह काम करने लगेंगे। और विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वो क्रोजन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो अब जो है क्रोजन में वास्तव में होता क्या है, हम थोड़ा सा लोहे में जो जंग लगना होता है, तो लोहे का जो जंग होता है वास्तव में उसमें जो क्रिया विधि है ना, उसमें सेल अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? सेल अभिक्रिया। और आपको मालूम है कि सेल में दो चीज़ें होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, है ना।
और साथ में हमको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, विद्युतघट पदार्थ। तो जो शुद्ध लोहा होता है ना, लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो एनोड की तरह काम करता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो घुलता जाता है। क्या होता जाएगा, वो घुलता जाएगा। उसमें जब इम्प्यूरिटीज़ वगैरह आ जाएगी तो धीरे धीरे वो, अब हालांकि लोहा जो 100% प्योर तो रहता नहीं, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ वगैरह रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो घुलते जाता है। और जब घुलते जाता है तो उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी लोहे में कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते जाता है और उसके बाद में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बाद में वाटर में मौजूद जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन है उनसे सबसिडेट करके जो है केमिकल रिएक्शन, एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म मिलता है, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं। तो इसकी क्रिया विधि के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना नहीं है ना। मेन ये जानना है कि आपको जो है लोहे को जंग लगने से कैसे बचाना है। क्लास 10 तक इतना ही है कि हम उसको लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएं। तो जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि लोहा को यदि आप निर्वात में रख दें, कहाँ रख दें, निर्वात में, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर हवा नहीं है, तो ऐसे स्थान पर लोहे में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में लोहा जो है जंग लगने से बच जाएगा। तो अगर आप स्पेशली हम लोहे में जंग लगने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक ऐसा पानी ले लें जिसमें जो डीमिनरलाइज, उसमें कोई मिनरल नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे वाटर में अगर आप लोहे का टुकड़ा डाल देंगे तो लोहे में जंग कभी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप सिर्फ उसको ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में रख दिए और ह्यूमिडिटी पानी नहीं है, तो उसमें भी लोहे में कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो अगर आप लोहे के कांटेक्ट में ऑक्सीजन और पानी, इन दोनों को अगर आने से रोक दें और उसकी सतह पर कोई ऐसी चीज़ लगा दें, तो वो लोहे को सेव करके रखेगा और लोहे में जंग नहीं लगेगा। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन, यानी लोहा और जो कारक जंग को बढ़ाते हैं उनके बीच में कोई अवरोध उत्पन्न कर दें। आप पन्नी लगा दें, है ना, प्लास्टिक की सीट आप उसके ऊपर कवर कर दें, या ऑयल लगा दें, तेल लगा दें, या ग्रीस लगा दें, या उसके ऊपर पेंट लगा दें, या उसके ऊपर किसी अन्य ज़्यादा एक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें। जैसे उदाहरण के लिए एक चीज़ होती है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जब लोहे की सतह पर जिंक, है ना, लोहे के कंपेरिजन में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर जिंक की कोटिंग लोहे की सरफेस पर कर दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से, तो इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनीकरण के द्वारा आप लोहे को जंग से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी आपकी क्लास 10th के सिलेबस में। तो बच्चों कोरोजन समझ में आया होगा। कोरोजन को पढ़े, एग्ज़ाम में आता है कोरोजन क्या है, एग्जाम्पल दीजिए और कोरोजन से बचाव के क्या उपाय हैं। तो इतना ही था। बाकी अपनी जानकारी के लिए आप और भी अपनी बुक की स्टडी कर सकते हैं और अदर सोर्सेज से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा एक चीज़ और बताना मुझे भूल गया था। एक और होता है, जैसे आपने देखा होगा पानी की जो टंकियाँ होती हैं, वो पानी की टंकी जो है वो ज़मीन में लगी हुई पाइपों के द्वारा ग्राउंड वाटर सप्लाई की जाती है। तो वो जो ज़मीन में लगी हुई लोहे की पाइप होती है, उस लोहे की पाइप को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको जो है किसी दूसरे एक्टिव मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे जिंक या मैग्नीशियम की बनी हुई किसी अन्य पाइप या अन्य किसी रॉड से जोड़ दिया जाता है। तो इसको अपन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। क्योंकि मैंने बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसका जो मैकेनिज्म है वो सेल रिएक्शन होता है ना। कैसा रिएक्शन होता है, सेल रिएक्शन। तो जैसे कुछ बच्चों को अगर मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए सेल में क्या चीज़ होता है, उसमें होता है एनोड और कैथोड, है ना, और एक और चीज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों चीज़ जब मौजूद है तभी सेल कंप्लीट होगा। तो जैसे मान लीजिए प्योर, है ना, जो हमारा प्योर आयरन है ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की। और जो हमारा इम्प्योर आयरन है ना, इम्प्योर आयरन, ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से, है ना, कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे। और सेल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है कि वाटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के गैसेस और अदर इम्प्यूरिटीज़, है ना, वो एसिड बेस साल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो है ये विद्युत अपघट पदार्थ का काम करते हैं और ये सब मिल करके सेल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। और इस प्रकार से सेल रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। सेल रिएक्शन तब तक चलती रही जब तक कि पूरा लोहा घुल नहीं जाता, है ना। तो जैसे मान लीजिए इतना मोटा लोहा है,
ये घुलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा घुलेगा, फिर और घुलेगा, फिर जैसे घुलता जाएगा तो वो जो वेस्ट मटेरियल जिसको रस्ट कहेंगे वो उसके ऊपरी सतह पर पपड़ी के रूप में जुड़ता जाएगा। लोहा अंदर से लगभग खोखला कह सकते हैं ना। धीरे धीरे लोहा क्या होता जाएगा, घुलता जाएगा और ऊपर ऊपर जो है वो पपड़ी जमती जाएगी, पपड़ी जमती जाएगी, पपड़ी जमती जाएगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका अंदर का लोहा पूरी तरह से गल जाएगा और पूरा लोहा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोहा है ये क्या हो चुका है, ये घुल चुका है। इस प्रकार से रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट हो जाएगा। और जो है आप अगर आप चाहते हैं कि आप रस्टिंग को रोक लें तो इसके लिए आपको क्या करना, एंटी रस्ट पेंट यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एंटी रस्ट पेंट। तो इतना ही था कोरोजन में, और कोरोजन के बारे में डिटेल में क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। यदि आपको पढ़ने की इच्छा है तो कमेंट करके पूछिएगा, तो क्लास 12th में जो इसका मैकेनिज़्म, होल मैकेनिज़्म है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों, इसी के साथ ही कोरोजन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रोकते हैं। धन्यवाद।